हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आज अपने पैसों को सेव करने के लिए कितने ज्यादा आप सीरियस है। क्योंकि पैसे सेव करने का काम सिर्फ आपके पेरेंट्स का ही नहीं है, आपका भी है। अगर आज आपकी एज 22 से 30 साल के बीच है तो ये वो गोल्डन पीरियड है जहां आप अपने पैसों को सेव करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और यही पैसे आपको आगे चलकर तरह तरह के लोन लेने से भी बचाएंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन सब के बावजूद आरबीआई की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया था कि इंडिया का एवरेज सेविंग रेट सिर्फ 30% है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हम इंडियन यंग एज में पैसे सेव नहीं कर पाते। एडल्टहुड में पैसा सेव ना कर पाने का रीजन ये भी है कि ज्यादातर यंग लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके पास आज ऐसे क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जिनमें वो थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में महंगाई बढ़ती भी है तो उसका असर भी, जहां हम अपने पैसों को सेव करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी जानेंगे, ताकि आप अपने फिजूल खर्चों को पहचान सके और वहां अपना पैसा वेस्ट करना बंद कर सके। और इसी के बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। पैसे सेव करने का सबसे असरदार और बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने फिजूल खर्चों को बंद कर दें। अब ये कैसे होगा? ये तभी हो पाएगा जब आपको अपने फिजूल खर्चों की पहचान होगी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम हर हफ्ते अपने जरूरी कामों के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं और कितना पैसा हम उन जगहों पर खर्च करते हैं जहां असल में हमें पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। बस यही आपके फिजूल खर्चे हैं। और इसकी पहचान आप तब कर पाएंगे जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करेंगे, यानी जब आप एक एग्जैक्ट नंबर जान पाएंगे कि हर हफ्ते आपके कितने पैसे खर्च होते हैं। और ये सब काम आप एक बजट प्लान बनाकर आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले उन चीजों को मेंशन करेंगे जो आपके लिए प्रायोरिटी में आती हैं, जैसे घर का रेंट, घर का राशन, मेडिकल बिल और कुछ ऐसे खर्चे जो आपको हर हफ्ते करने ही पड़ते हैं। इसके बाद आप ये अच्छे से जान पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है और कहाँ आपको पैसे खर्च नहीं करने। याद रहे, आपको अपने पैसों को सेव करने के लिए एक लिमिट डिसाइड करनी होगी कि आप हर हफ्ते कितना पैसा खर्च करेंगे। आमतौर पर होता यह है कि जब हमारी सैलरी आती है तो शुरुआती 2 हफ्ते तो हमारे बहुत अच्छे से गुजरते हैं, क्योंकि उस दौरान हम दिल खोल कर खर्च करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास तो बहुत सारे पैसे। लेकिन मंथ एंड तक आते आते हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है। और ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम एक लिमिट डिसाइड नहीं करते कि हमें हफ्ते में कितने पैसे खर्चने, और हम ट्रैक नहीं करते कि हमारा कितना पैसा जरूरी खर्चों में जा रहा है और कितना फिजूल खर्च में। हालांकि आपके लिए यह आसान बिल्कुल नहीं होगा कि आप अपने फिजूल खर्चों को अचानक से बंद कर दें, क्योंकि आज हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ इस तरह का हो गया है कि हमें हर महीने शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है। जबकि अगर हम इन दोनों ही तरह के खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कर लें तो हम हर महीने अपने लिए काफी पैसे सेव कर सकते हैं। और यहां सेव किए गए पैसे हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां थोड़े टाइम बाद हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके और हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। हालांकि नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप का यूज हम किस तरह से कम कर सकते हैं और कैसे यहां से बचाए गए पैसों को हम सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। यह बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर करने में हमें जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, उतने पैसों में हम अपने लिए कई दिन का फूड अरेंज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात आप नहीं जानते, ये बात आपको भी बखूबी पता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और रोज अपने पैसों को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम ये प्लान नहीं करते कि हमें दिन भर में क्या क्या खाना है, और जब लास्ट मोमेंट पे हमें भूख लगती है तो ऐसे में हमारे पास आखिरी ऑप्शन इन फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करना ही बचता है। अगर हम पहले ही प्लान कर लें कि हमें ऑफिस जाने के बाद लंच में क्या खाना है या स्नैक्स के तौर पर शाम को क्या खाना है, तो ऐसे में हम इन सभी को पहले से ही रेडी कर सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पर हमें इन फूड डिलीवरी ऐप की जरूरत ही ना पड़े। और अगर आप इन ऐप का इस्तेमाल फिर भी कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट ऑप्शन जरूर चेक करना चाहिए कि अलग अलग फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस पर आपको कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है।
साथ ही एक सबसे जरूरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि हम अक्सर खाना ऑर्डर करते हैं तो किसी बड़े रेस्टोरेंट को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन बड़े रेस्टोरेंट आपसे ज्यादा पैसे भी लेते हैं, जबकि वही सेम डिश एक छोटा रेस्टोरेंट आप तक बहुत कम पैसों में भी पहुंचा देता है और उनके टेस्ट में भी बहुत ना के बराबर फर्क होता है। इसीलिए अगर आपको ऑनलाइन फूड मंगाने की आदत पड़ गई है तो आपको कम से कम इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप एक बार कोशिश करके देखिए कि आप ऑनलाइन फूड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कितने दिनों तक नहीं कर सकते। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपके जितने भी फिजूल खर्च हैं उन सभी को कम से कम एक हफ्ते के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि आप अगर इन सब चीजों पर पैसा नहीं खर्च करते तो इससे आपकी लाइफ में क्या असर पड़ता है। हालांकि नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप और आपकी फैमिली के लिए ये क्यों जरूरी है कि आप कम से कम एक हफ्ते का टारगेट डिसाइड करें कि आपको एक हफ्ते कोई भी खर्चा नहीं करना है, और फिर देखें कि आप सिर्फ एक हफ्ते में कितना पैसा बचा पा रहे हैं। जिस तरह हम पूरा वीकेंड संडे का इंतजार करते हैं ताकि उस दिन हम थोड़ा आराम कर सकें, ठीक उसी तरह हम महीने में कुछ डेज ऐसे डिसाइड कर सकते हैं जहां हम अपने खर्चों पर पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे ताकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इम्बैलेंस ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग पैसा कमाते ही इसलिए ताकि पैसों को खर्च करके खुशी महसूस कर सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, लेकिन यकीन मानिए अगर आप और आपकी फैमिली सिर्फ एक हफ्ते भी ये डिसाइड कर लेती है कि उन्हें इस हफ्ते कोई भी खर्चा नहीं करना है, तो आपको ऐसे कई तरीके पता लगेंगे जिनसे आप बहुत कम पैसे खर्च करके भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। दरअसल हमने अपने मन को यह समझा लिया है कि जब तक हम अपने लिए ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदेंगे तब तक हम खुश नहीं रहेंगे, या बड़ी बड़ी पार्टियों में नहीं जाएंगे तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। और नो स्पेंड डेज का मकसद ही यही है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को समझ सकें कि आप पैसा सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या सच में आप पैसा सेव करने के लिए सीरियस हैं भी या नहीं। क्योंकि अगर आप सीरियस होंगे तो आपको इन सभी बातों में लॉजिक जरूर नजर आ रहा होगा। हालांकि ऐसा करना आपके लिए आसान तो नहीं होगा, इसलिए हम आपको सिर्फ एक हफ्ते का टारगेट दे रहे हैं कि आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए खुद को चैलेंज करके देखें कि इससे आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। और अगर आपको लगे कि इस एक हफ्ते में आपको फायदा हुआ है और आप पैसे सेव कर पा रहे हैं, तो आप मन मुताबिक इन नो स्पेंड डेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं ताकि आप अपने पैसों को ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके। और इससे आपको पैसा बचाने की आदत पड़ेगी जो शायद लोगों में बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि पैसा आने से पहले ही हम लोग उसे खर्च करने के बारे में सोचने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट, जरा सोचकर देखिए कि राहुल और रितेश ये दोनों लोग एक टी शर्ट का बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों के टी शर्ट का मटेरियल तकरीबन एक जैसा ही है, लेकिन राहुल अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने के लिए उसकी कई जगह एडवर्टाइजमेंट करता है, सेलिब्रिटी से कांटेक्ट करता है ताकि उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक सके, जबकि रितेश अपने प्रोडक्ट पर एडवर्टाइजमेंट के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से किसकी टी शर्ट सबसे सस्ती होगी? जाहिर सी बात है रितेश की, क्योंकि मार्केटिंग में बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है। तो अगर वो कम कीमत पर भी अपनी टी शर्ट को बेचेगा तो भी उसका नुकसान नहीं होगा, जबकि अगर राहुल मार्केटिंग में पैसा लगाने के बाद अगर अपनी टी शर्ट का प्राइस कम रखेगा तो हो सकता है उसे नुकसान झेलना पड़ जाए। राहुल अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने के लिए उसकी कई जगह एडवर्टाइजमेंट करता है, सेलिब्रिटी से कांटेक्ट करता है ताकि उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक सके, जबकि रितेश अपने प्रोडक्ट पर एडवर्टाइजमेंट के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से किसकी टी शर्ट सबसे सस्ती होगी? जाहिर सी बात है रितेश की, क्योंकि मार्केटिंग में बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है। तो अगर वो कम कीमत पर भी अपनी टी शर्ट को बेचेगा तो भी उसका नुकसान नहीं होगा, जबकि अगर राहुल मार्केटिंग में पैसा लगाने के बाद अगर अपनी टी शर्ट का प्राइस कम रखेगा तो हो सकता है उसे नुकसान झेलना पड़ जाए। ये एग्जाम्पल हमने आपको सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि आप ये समझ सकें कि जेनेरिक प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है। क्योंकि आजकल हम सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट के पीछे ही भागते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ये बेस्ट ही होगा, जबकि ऐसे बहुत सारे जेनेरिक प्रोडक्ट भी मार्केट में मौजूद हैं जिनकी क्वालिटी तकरीबन ब्रांडेड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ही एक जैसी होती है और उनका प्राइस ब्रांडेड प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ब्रांडेड टी शर्ट 800 रुपए की मिल रही है तो जेनेरिक में वो आपको 200 या 300 तक की मिल सकती है, और ये बात आपको भी कभी ना कभी रियलाइज जरूर हुई होगी।
तो ऐसे में आखिर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट के पीछे क्यों भाग रहे हैं, जब हमें वही प्रोडक्ट कम कीमतों पर मिल रहा है और आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप जब जेनेरिक प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे तो इससे आप हर महीने कितना पैसा सेव कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, जेनेरिक प्रोडक्ट खरीदने का एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ आपको जो प्राइस बताया जाएगा उसे आप थोड़ा कम भी करा सकते हैं। जबकि अगर आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे तो वहां अगर आपने बार्गेनिंग की बात भी कर ली तो वो आपको ऐसे जज करने लगते हैं जैसे आपने कितना बड़ा पाप कर दिया। इसीलिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचें, क्योंकि आप अपने पैसे तभी बचा पाएंगे जब आप अपने पैसों को कम खर्च करेंगे। और इसके अलावा एक तरीका यह भी है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें, उन्हें अपने गोल के बारे में बताएं कि आप फ्यूचर में अपने पास कितना पैसा सेव करके रखना चाहते हैं, ताकि वो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बताएं कि आपको अपना पैसा सेव करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। हालांकि नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप धीरे धीरे अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखेंगे और पैसा सेव करेंगे तो यही पैसा आप सही जगह इन्वेस्ट करके फ्यूचर में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आज आपकी एज 25 से 30 साल के बीच में है और आप अभी से अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले 10 साल बाद आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आपको इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना है कि इन्वेस्टमेंट के दौरान थोड़ा बहुत रिस्क भी बना रहता है और अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान में अलग अलग तरह का रिस्क बना रहता है। लेकिन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने किसी ऐसे स्टॉक को खरीदा है जिसकी वैल्यू कुछ ही सालों में बहुत तेजी से बढ़ सकती है और कुछ सालों बाद आपको उसका रिजल्ट अपने मन मुताबिक नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपको काफी रिस्क झेलना पड़ जाएगा और हो सकता है कि प्रॉफिट की जगह आप लॉस में चले जाएं। इसीलिए ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं और उसी हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनाना है, क्योंकि जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न ज्यादा मिलने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। हालांकि इसका एक बेहतरीन तरीका डाइवर्सिफिकेशन है, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पर बांट दें। कुछ पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कुछ बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको किसी एक जगह से नुकसान हो तो भी उसकी भरपाई किसी दूसरी जगह से आप आसानी से कर सके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपके मन मुताबिक हो तो लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जहां बहुत कम समय में प्रॉफिट मिल जाता है वहां पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट प्लान में आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं और एक वक्त बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरी तरह से सुधर जाती है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप जब भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो अपने किसी ऐसे दोस्त की मदद जरूर लें जिन्हें अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अच्छे से जानकारी हो। इसके अलावा आप चाहें तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल सकते हैं, उन्हें अपने गोल के बारे में बता सकते हैं ताकि वो आपको एक बेहतर प्लान बता सके और आपके रिस्क के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे सके। इस तरह से आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके फ्यूचर में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। वो कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है और खुशी जितनी बांटी जाए वो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन में अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स की राय